हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम विद्युत रासायनिक सेल के मैकेनिज़्म अर्थात इसकी कार्यविधि को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप फ़ोटो में देख रहे होंगे कि हमारे पास में दो बीकर हैं। एक बीकर में जिंक ठोस की रॉड है जो जिंक सल्फेट के विलयन में जो जिंक सल्फेट का जलीय विलयन है इसमें डूबी हुई है। और वहीं दूसरे बीकर में देखें तो कॉपर ठोस की रॉड है जो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डूबी हुई है। और दोनों को हमने एक परिपथ की मदद से यहाँ एक बल्ब और एक कुंजी लगाकर जोड़ दिया है। तो यह तो हुआ वाह परिपथ, जो वाह दृश्य दिख रहा है ये तो वाह दृश्य हुआ। और हम बीकरों के अंदर देखेंगे कि अंदर कौन सी क्रिया हो रही है और किस प्रकार से हमारा यह रासायनिक सेल काम कर रहा है। तो हम देखेंगे कि जो पहला वाला बीकर है इसमें जो जिंक की रॉड है इससे क्या होगा, Zn2+ इस ZnSO4 के जलीय विलयन में कूदेंगे, Zn2+ कूदेंगे इस जलीय विलयन में। और जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वह इस परिपथ के जरिए कॉपर की रॉड में जाएंगे। और वहीं दूसरी ओर क्या होगा कि जो Cu2+ के CuSO4 का जो हमारे पास जलीय विलयन है एक्वस, उससे क्या होगा, Cu2+ इस रॉड की ओर जाएगा और ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए हैं उसको ले लेगा और उदासीन हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि इधर से चूँकि दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो ये कुछ देर बाद में क्या होगी, ये जिंक की जो छड़ है ये पतली होती जाएगी इधर से, और ये कॉपर की छड़ से ये कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर आएगा और इधर पे ये कॉपर जमता जाएगा। तो ये कॉपर की छड़ जो है मोटी होती जाएगी। अब कुछ देर यह क्रिया चलने के बाद क्या होगा, ये क्रिया बंद हो जाएगी। बंद क्यों हो जाएगी, हम देखेंगे कि इधर पे Zn2+ जब कूदेंगे तो इस जिंक छड़ के आसपास Zn2+ का घनत्व तो बढ़ जाएगा, जिससे कि यह Zn2+ दूसरे Zn2+ को प्रतिकर्षित करेंगे तो इसको कूदने नहीं देंगे। और वहीं यदि हम दूसरे बीकर में देखें तो इधर पे क्या होगा, Cu2+ जाएगा और जब Cu2+ कॉपर सल्फेट के विलयन से जाएगा तो SO4 2- बचेगा। तो जब SO4 2- ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा कि ये Cu2+ को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, ये इस छड़ में जाने नहीं देंगे। तो इस समस्या का जो हल है वह करेगा ये लवण सेतु जो हमने यह डाल रखा है, ये सॉल्ट ब्रिज। इसमें क्या होगा, हम इसमें ये जो है आप U आकार की नली देख रहे हैं ये हमारा सॉल्ट ब्रिज है। इसमें हम क्या करेंगे, KCl का विलयन बना के इसमें भर देंगे और साथ ही इसमें गाढ़ा चिपचिपा एगर एगर जेल है वो भर देंगे, ताकि ये जो KCl का विलयन है एकदम से यहाँ नीचे ना ढुले, मतलब थोड़ा थोड़ा करके इससे निकले। यह इस तरह काम करता है कि जब हम अपने घर में ना कढ़ी बनाते हैं तो कई बार क्या होता है कि कढ़ी पतली बन जाती है, तो उसको गाढ़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा अरारोट मिला देते हैं, जिससे कि हमारी कढ़ी जो है गाढ़ी हो जाती। तो वही कार्य करता है हमारा एगर एगर जेल, इसको थोड़ा गाढ़ा बना देता है ताकि यह KCl एकदम से बाहर ना जाए। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस जो हमारा ये लवण सेतु है, लवण सेतु से क्या होगा, यहाँ पे KCl का विलयन हमने डाला है तो KCl दो भागों में टूटेगा, एक तो K+ में टूटेगा और Cl-। तो Cl- इधर पे आएगा। Cl- क्या करेगा, यहाँ पे जो जिंक के आसपास जो Zn2+ का जो घनत्व हो गया है ना, इसको अपनी ओर खींचेगा, जिससे कि Zn2+ और अधिक कूद सकें। और वहीं हम दूसरे बीकर की बात करें तो यहाँ पे जो है K+ जाएगा। तो K+ का क्या काम करेगा, ये जो SO4 2- है ना, ये Cu2+ को खींच रहा, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ये उसको कॉपर की छड़ में जाने नहीं दे रहा है। तो K+ क्या करेगा, SO4 2- को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस तरह से हमारी जो ये सेल है, विद्युत रासायनिक सेल, ये कंटिन्यूअस चलने लगेगा। तो हम इसकी रासायनिक क्रियाओं को देख लेते हैं।
यहाँ पे हम सबसे पहले एनोड जो ये वाला जिंक की छड़ है, यहाँ पे ये एनोड है और यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। अच्छा, ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है? क्योंकि जो जिंक है वह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2+, यहाँ पे जिंक की ऑक्सीकरण संख्या क्या थी? 0 थी, यहाँ पे 2 हो गई, तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और वही हम दूसरे उसमें देखें, वीकर में कैथोड को देखें तो कैथोड में क्या हो रहा है? Cu2+ है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी 2 है, +2 है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu बना रहा है, Cu सॉलिड। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या घट गई, यहाँ पे 0 हो गई, 2 से घट गई, अर्थात यहाँ पे अपचयन हो रहा है। और यदि हम नेट सेल अभिक्रिया देखें तो नेट सेल अभिक्रिया हम किस प्रकार देखते हैं कि हम सबसे पहले एनोड की अभिक्रिया लिखेंगे और कैथोड की। और एनोड की जो राइट हैंड साइड वाली अभिक्रिया है यानी Zn सॉलिड और ये Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। और ये जो राइट हैंड साइड की अभिक्रिया है एरो के बाद की Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, तो इधर पे Cu सॉलिड ये इधर पे आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और जो अभिक्रिया ये हमारी अभिक्रिया हो जाएगी, नेट अभिक्रिया। और इसी प्रकार हम यदि सेल निरूपण देखें, यदि हम इसको ना बनाएं, इसको सेल निरूपण को लिखते हैं तो ये चीज़ हमको ये दर्शाती है। तो सेल अभिक्रिया हम कैसे देखेंगे कि सेल निरूपण Zn सॉलिड, ZnSO4, Zn2+ एक्वस सॉल्यूशन, और ये हमारा लवण सेतु है, ये लवण सेतु है बीच में, और ये Cu2+ एक्वस जेली विलियन और कॉपर सल्फेट और कॉपर सॉलिड। अब हम यह जान ले दे, तो चलिए अब हम इसकी सेल अभिक्रियाओं को देख लेते हैं। ये हमारे पास एनोड में क्या हो रहा है कि जिंक जो सॉलिड है वह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2+ का एक्वस सॉल्यूशन बना रहा है। और यहाँ पे एनोड में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण कैसे हो रहा है? यहाँ पे Zn सॉलिड की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 0 है और यहाँ पे कितनी हो गई उसकी ऑक्सीकरण संख्या? +2 हो गई। तो ये ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई, इसलिए यहाँ पे एनोड में ऑक्सीकरण हो रहा है। और वहीं हम दूसरे बीकर की बात करें तो दूसरे बीकर में ये कैथोड Cu2+ एक्वस सॉल्यूशन और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर Cu की जो ठोस बना रहा है, Cu सॉलिड। तो इधर पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या थी? 2 थी, इधर पे 0 हो गई, अर्थात अपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो गई। तो ठीक है, अब हम इसका नेट सेल अभिक्रिया देख लेते हैं। नेट सेल अभिक्रिया में क्या होगा? जो लेफ्ट हैंड के प्रोडक्ट्स हैं वह लेफ्ट हैंड में लिख देंगे हम दोनों अभिक्रियाओं के। ये एनोड का लेफ्ट हैंड का Zn सॉलिड और ये इसका कैथोड का लेफ्ट में क्या है? Cu2+ और +2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने यहाँ लिख दिया। और इसी तरह राइट हैंड साइड का Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन और Cu सॉलिड ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, ये हमारे पास नेट सेल अभिक्रिया आ गई यहाँ पे। और यदि हम सेल निरूपण की बात करें कि हम यदि इसको रिप्लेस कर यदि ये लिख दें तो भी सही होगा। तो इसका सेल निरूपण कैसे करेंगे? ये Zn सॉलिड क्या हो रहा है? Zn2+ एक्वस बना रहा है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये लवण सेतु है, ये लवण सेतु का सिंबल है 2 लाइन। और दूसरे बीकर में ये Cu2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Cu सॉलिड बना रहा है, ठीक है। तो हम ये जान लेते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल असल में है क्या। तो विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति या सेल बोल सकते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये हमारे पास यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा हो रही, रासायनिक ऊर्जा मतलब रासायनिक क्रिया, एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया। ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है यहाँ पे दोनों बीकरों में, और ये हमको इधर से ये विद्युत मिल रही है। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे हैं और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और विद्युत की दिशा विपरीत है, तो ये विपरीत दिशा में हमारी इलेक्ट्रिसिटी बह रही है। तो हम इधर पे कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगा सकते हैं, जैसे हम ये बल्ब जला सकते हैं, कोई और तार लेकर हम कोई और बैटरी में कंज्यूम कर सकते हैं, तो वगैरह वगैरह। इसके प्रकार देख सकते हैं, इसका प्रकार एक है गैल्वेनी सेल, वोल्टी सेल, डैनियल सेल। ये असल में सब इसी के नाम हैं। क्या है
कि गैल्वेनी सेल, एक वैज्ञानिक थे लुइजी गैल्वेनी, उनके नाम पे इसका जो सेल का नाम है वो गैल्वेनी सेल हो गया, ठीक है। और एक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने कुछ ऐसा ही सेल बनाया था, उनका नाम था एलेसेंद्रो वोल्टा, तो उनके नाम पे इस सेल का नाम वोल्टी सेल रख गया, ठीक है। और जो डैनियल सेल है, क्या डैनियल सेल एक पर्टिकुलर जिंक और कॉपर की जो युग्म से हम सेल बनाते हैं, जैसे कि ये है जिंक और फर्दर वहीं पे Zn जिंक का कोई लवणीय विलयन और कॉपर और फिर कॉपर का कोई लवणीय विलयन, तो जिंक और कॉपर की जो युग्म से हम सेल बनाते हैं उसे हम डैनियल सेल, एक वैज्ञानिक थे डैनियल नाम था जिनका, उन्होंने इस युग्मक जो कॉपर और जिंक इन्हीं का युग्म लेके इस सेल पे ज़्यादा अधिक कार्य किया था, इसलिए इसका नाम डैनियल सेल रख गया। अब हम इस सेल से जुड़े कुछ काल्पनिक प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो संभावितया विद्यार्थियों के मन में आए होंगे। तो जो हमारा पहला सवाल है वो हमारे दिमाग में आ सकता है कि यहाँ पे Zn जो है Zn2+ ही क्यों बना रहा है, अर्थात हम ये भी तो कह सकते हैं कि Zn2+ हो ना, वो Zn बनाए। और वहीं हम दूसरी ओर बात करें तो Cu2+ Cu क्यों बना रहा है, Cu2+ Cu क्यों नहीं बना रहा है। तो ये भी संभव होता है जब हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इस दिशा से दें तो ये जो सेल है वो उल्टी चलने लगेगी, तो वो मैकेनिज़्म अलग है। हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि जो Zn है वो Zn+2 में क्यों टूट रहा है। यदि हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखें तो Zn एक अपचायक है, और अपचायक का मतलब होता है जो सामने वाले का तो अपचयन कराए और खुद का उपचयन करा दे, इसलिए Zn जो है Zn2+ में टूट रहा है, अर्थात इसका उपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और इसी प्रकार हम कॉपर को देखें जो हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी में है, तो कॉपर जो है एक उपचायक है, प्रबल उपचायक है, और उपचायक का मतलब होता है जो सामने वाले का उपचयन ऑक्सीकरण करवा दे। तो जो कॉपर है वो सामने वाले जिंक का उपचयन यानी ऑक्सीकरण करवा रहा है और खुद का अपचयन करवा रहा है। तो आई होप आपका यह प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब कई स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या हम इस जो ये बीकर है कॉपर जो जिंक की छड़ है उसको क्या हम कॉपर सल्फेट के विलयन में नहीं डाल सकते। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जब हम इस जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो क्या होगा, जिंक अधिक क्रियाशील धातु है, वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर देगी, तो यहाँ पे तो उत्पाद ही कुछ और बन जाएगा। और हम क्या चाहते हैं कि इधर पे जो है क्रिया हो, इधर से इलेक्ट्रॉन जाएं और बीच में हम अपनी वो भी बैटरी बल्ब लगाकर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है उसका हम उपयोग कर लें। तो इधर पे जब यहीं बीकरी के अंदर क्रिया हो जाएगी तो हम कहाँ से करंट ले पाएंगे। तो ये इसका आंसर गलत है कि हम यहाँ पे जो है हम इसके जो हमारा जो जिंक है, हम जिंक है कि कोई दूसरे विलयन में इसको डाल सकते हैं, कोई दूसरा जिंक ही का कोई दूसरा लवणीय विलयन में हम इसको Zn को डाल सकते हैं। वहीं यहाँ पे कॉपर की जो छड़ है वह हम कॉपर ही किसी दूसरे जो लवणीय विलयन है कॉपर का उसमें हम इसको डाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।